क्लास 12 केमिस्ट्री का लेसन 5 का आज नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी। आप बता सकते हैं कि कोलाइडी एक विषमांगी तंत्र होता है जिसमें एक पदार्थ बहुत बारीक कणों के रूप में एक दूसरे से पदार्थ में परिक्षेपण रहता है, जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि कोलाइडी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। इसमें जो घुला होता है उसको हम लोग परिक्षिप्त प्रवास्ता कहते हैं, जिसमें डाला जाता है उसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। जैसे हम लोग विलयन में पढ़े थे ना, जो विलायक होता है उसको परिक्षेपण माध्यम यहाँ से कहेंगे, जो विलय होता है उसको परिक्षिप्त प्रवास्ता कहते हैं। इसको जब हम लोग चरणपत्र झिल्ली पर डालते हैं तो चरणपत्र झिल्ली से आर पार नहीं निकल पाता है। उसके बाद से जब आगे बढ़ेंगे तो कोलाइडी का वर्गीकरण, तो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि परिक्षिप्त प्रवास्ता और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, माने पहले परिक्षिप्त प्रवास्ता और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर हम लोग कोलाइडी विलयन को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला आता है द्रव विरागी कोलाइड। तो देखिए दो प्रवस्था में बांटा जाएगा, एक होगा द्रव विरागी और एक होगा द्रव रागी। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं द्रव रागी कोलाइड, इसी को हम लोग द्रव स्नेही कोलाइड भी कहते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि द्रव रागी शब्द का अर्थ है विलायक के प्रति बंधुता, यानी कह सकते हैं कि गोंद, जिलेटिन, स्टार्च आदि पदार्थों को जब उचित विलायक के साथ मिलाया जाता है तो ये सीधे कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित होकर कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। इस प्रकार विलयनों को द्रव रागी विलयन कहते हैं। इन विलयनों का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि यदि परिक्षिप्त प्रवास्ता को परिक्षेपण माध्यम से पृथक कर दिया जाए तो उसे परिक्षेपण माध्यम पुनः मिलाकर विलय को दोबारा बनाया जा सकता है। यही कारण है कि इन विलयनों को उत्क्रमणीय विलयन भी कहते हैं और ये विलय पर्याप्त अस्थायी होता है, ये विलयन पर्याप्त अस्थायी होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम लोग पानी ले लें, जल ले लें या कोई विलायक ले लें, इसमें बाहर से कोई पदार्थ अगर डालते हैं तो पदार्थ उसमें वो घुल जाता है और घुल करके एक प्रकार का विलयन बनाता है, जिसे हम लोग द्रव रागी विलयन कहते हैं। हम चाहें तो अगर जो डालते हैं बाहर से उसको अलग कर दें तो पुनः डाल करके हम लोग इसको बार बार बना सकते हैं, इसीलिए इसे उत्क्रमणीय विलयन भी कहते हैं और ये विलयन पर्याप्त अस्थायी होता है। यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो उसे जलरागी कोलाइड कहते हैं। इसको जलरागी कोलाइड भी कहते हैं। अगर परिक्षेपण, जैसे अगर जल है, जल में किसी पदार्थ को डालेंगे तो इसे हम लोग परिक्षेपण यानी जल विरागी या जल रागी परिक्षेपण माध्यम भी कहते हैं। एक होता है द्रव रागी कोलाइड, आप कह सकते हैं द्रव विरागी कोलाइड। द्रव विरागी शब्द का अर्थ है विलायक के प्रति कम बंधुता। चांदी और सोना जैसे धातुएं उनके हाइड्राइडो अथवा सल्फाइडो आदि को जब परिक्षेपण माध्यम में मिलाया जाता है तो वह सीधे कोलाइडी अवस्था में नहीं होते हैं। उन्हें कोलाइडी रूप में बने रहने के लिए अस्थायी कारक की आवश्यकता होती है। ये अनुत्क्रमणीय होते हैं क्योंकि अवक्षेपित होने पर ये विलायक के साथ मिलकर कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो इसे जल विरागी कोलाइड कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है ना कि जो परिक्षेपण माध्यम होता है, जिसमें जब हम लोग बाहर से कोई पदार्थ मिलाएंगे तो तुरंत ये कोलाइडी विलयन में नहीं चले जाते, यानी कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, इसीलिए इसे हम लोग द्रव विरागी कोलाइड कहते हैं। और अगर परिक्षेपण माध्यम जल है तो इसे द्रव जल विरागी कोलाइड भी कहते हैं। उसके बाद से आगे का जो टॉपिक आता है, आगे का टॉपिक होता है कि परिक्षिप्त प्रवास्ता के कणों के प्रकार पर आधारित वर्गीकरण, यानी कणों के आधार पर अगर हम लोग बांटेंगे तो एक होगा बहु आणविक, एक होगा बृहद आणविक और एक होगा सहचारी कोलाइड। यानी परिक्षिप्त
के जो कण होते हैं उस कणों के आधार पर हम लोग कोलाइडी को 3 भागों में बांटते हैं। तो आइए उसका पहला भाग हम लोग पढ़ते हैं। बृहद आणविक कोलाइड। इस प्रकार के कोलाइड में परिक्षिप्त प्रवास्ता के कणों का आमाप कोलाइडी कणों के आमाप के बराबर दीर्घ होता है, अर्थात 100 नैनोमीटर होता है। यानी इसमें क्या है ना, जो कोलाइड होते हैं इसमें जो होता है परिक्षिप्त प्रवास्ता के जो कणों का आकार होता है वह कोलाइडी कणों के आकार के लगभग बराबर होता है। प्राकृतिक बहुआण्विक कोलाइड का उदाहरण है स्टार्च, यह भी आपके बृहद आणविक कोलाइड हो जाएगा, सेलुलोस भी हो जाएगा और प्रोटीन भी हो जाएगा। उसके बाद से एक होता है बहुआण्विक कोलाइड। आप इसमें प्रत्येक परमाणु कोलाइडी के आमाप का नहीं होता है, किंतु वे आपस में पुंज बना करके जुड़ करके कोलाइडी के नाप के अणु बनाते हैं। जैसे सल्फर विलयन में S8 अणुओं के पुंज कोलाइडी के नाप के होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो बहुआण्विक कोलाइड होते हैं इसका आमाप कोलाइडी के कणों के आमाप के बराबर नहीं होता, लेकिन फिर भी जब इसको विलयन में डाला जाता है तो वो मिल करके एक बहुत बड़ा पुंज बनाते हैं। जैसा अगर सल्फर को हम लोग विलयन में डालेंगे तो वह सल्फर 8 का पुंज बनाता है। उसके बाद से एक होता है संगठित कोलाइड, या इसी को सहचारी कोलाइड भी कहते हैं। आप कह सकते हैं कि ये पदार्थ कम सांद्रण में सामान्य विद्युत अपघटनी की तरह कार्य करते हैं, परंतु अधिक सांद्रण में सहयोजित होकर मिसेल बनाते हैं जो कि कोलाइडी विलयन की तरह कार्य करते हैं। साबुन इसका उदाहरण है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले बसीय अम्ल RCOO का सोडियम लवण है। पानी में डालने पर साबुन RCOO- तथा Na+ देता है। ये RCOO- आयन मैल के कण के चारों ओर संगठित होकर मिसेल बनाते हैं, ये भी बता सकते हैं। एक और तीसरा जो आता है, अब जो आएगा परिक्षिप्त प्रवास्ता और परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर। अब हम लोग भौतिक अवस्था के आधार पर बांटेंगे। तो देखिए, तो अब हम लोग जब चलेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, तो देखिए कौन कौन कोलाइडी कण होंगे। एक होगा ठोस को ठोस में मिलाएंगे, यानी परिक्षेपण देखिए 3, एक ठोस होगा, ठीक है, और उसमें ठोस मिलाएंगे तो इसे जो कोलाइडी बनता है उसको ठोस साल, उदाहरण में कुछ रंगीन कांच या रत्न। अब देखिए जब परिक्षेपण द्रव होगा इसमें ठोस मिलाएंगे तो साल कहलाता है और ये पेंट वगैरह हो जाएंगे। अब परिक्षेपण गैस होगा, परिक्षिप्त ठोस होगा तो एरोसॉल बनता है, धुआं और धूल का। इसी तरह से ठोस है परिक्षेपण, परिक्षिप्त द्रव जेल कहते हैं, पनीर मक्खन जेली इत्यादि। परिक्षेपण है द्रव, इसमें द्रव मिलाएंगे, इसको इमल्सन या पायस कहते हैं, दूध, बालों की क्रीम इत्यादि। परिक्षेपण गैस है और यहाँ पर परिक्षेपण गैस है।